गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी पर। उसको हम एक बार वापस से देखते हैं, ठीक है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गतिकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, कौन सी होती है, किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के एकांक घातांक के समानुपाती होता है या उस पर एकांक घातांक पर निर्भर करता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के या फिर क्रिया कारक की सांद्रता के एकांक घातांक पर निर्भर करता है या फिर क्रिया कारक की एकांक घातांक के क्या होता है, समानुपातिक होता है, उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्रिया कारक की सांद्रता की एकांक घातांक। अब एक कोई अभिक्रिया है, जैसे माना कोई एक क्रिया कारक रिएक्टेंट ए है जो कोई क्या बना रहा है, कोई उत्पाद बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? एक उत्पाद बना रहा है। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम से, इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम से अभिक्रिया का वेग क्या होगा? आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की सांद्रता की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, यहाँ k क्या है? k है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किससे है? ये वेग नियम के अनुसार क्या है? वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग है, वेग नियम से। ठीक है, फिर इस अभिक्रिया का वेग हम क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में भी दे सकते हैं। इस अभिक्रिया का वेग जो है हम क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में भी दे सकते हैं। तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के साथ, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो देखिए, आर ओ आर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन डी ए माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होगा? आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आता है? माइनस डी ए अपॉन डी टी क्या होगा? इज इक्वल टू के ए की सांद्रता माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या लगा लिया? इक्वेशन नंबर 3। अब वही जो अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था कि यदि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता जब t समय क्या हो, t बराबर 0 हो। ठीक है, जब समय क्या हो, t बराबर 0 हो, तो क्रिया कारक A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? A मोल पर लीटर। ठीक है, और t बराबर 0 पर उत्पाद की सांद्रता क्या है? 0 है, 0 है। अब समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो जाती है? a माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है, यानी कि x मोल जो है वो किसमें चेंज हो गए, किसमें बदल गए? उत्पाद में बदल गए। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई है वो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। ये जो वैल्यूज है वो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। उससे पहले देखो, ये जो माइनस डी ए है ये क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता में कमी है। ये क्या है? माइनस क्या शो करता है कि क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक है, तो ये जो माइनस डी ए है वो क्या होगा? क्रिया कारक की सांद्रता में जो कमी है वो किसके बराबर होगी? उत्पाद की सांद्रता के बराबर होगी।
जो क्रिया कारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है वो कमी ही किसमें चेंज हो रही है, उत्पाद में चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो क्रिया कारक की सांद्रता किसके बराबर होगी, उत्पाद की सांद्रता के बराबर होगी। अब समय t पर क्रिया कारक A की सांद्रता क्या है, समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है, समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता A माइनस एक्स मोल पर लीटर, तो A माइनस एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। अब इन दोनों की जो मान है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। ये जो दोनों के मान आए हैं वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो ये जो दोनों मान है वो समीकरण 3 में रख दिया, तो माइनस डी ए की वैल्यू क्या है, डी एक्स। ठीक है, अपॉन क्या है, डी टी इज इक्वल टू के ए अपन किसके लिए दे रहे हैं, अब अभिक्रिया का वेग, हम समय टी पर अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं। तो समय टी पर अभिक्रिया का वेग आर ओ आर क्या होगा, आर ओ आर होगा, ये डीए की जगह क्या लिख दिया अपन ने, डीए की वैल्यू क्या है डीएक्स, और समय टी पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है ए माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया के ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब पहले तो ये देखो जो इक्वेशन नंबर 4 है ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। क्या है, अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। अब ये जो इक्वेशन 4 है इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या आता है, देखो क्या करेंगे, dt को लेके जाएंगे इस साइड और a माइनस एक्स को इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, dt को उस साइड लेके जाएंगे, a माइनस एक्स को इधर लेके आए, तो dx अपॉन क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स इधर आ गया तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, dt वहां गया तो क्या हो गया k इंटू dt, k इंटू dt। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर, अब इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन आई है इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इसका करेंगे a से a माइनस एक्स के बीच में, और इसका t बराबर 0 से t समय t पर क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर देखो क्या आता है, समाकलन करने पर देखो क्या आता है, तो इस इक्वेशन का क्या किया अपन ने, समाकलन किया dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है k इंटू डी टी। ठीक है, इसका किया a से a माइनस एक्स के बीच में, और इसका समाकलन क्या किया, t बराबर 0 से t समय पर इसका समाकलन किया। ठीक है, तो समाकलन करने पर अपने पास क्या आता है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k t प्लस आई। ठीक है, के टी प्लस आई। अब यहाँ पे ये जो आई है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, समाकलन स्थिरांक या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, जिसका मान हम प्रारंभिक परिस्थितियों से ज्ञात करते हैं। इस आई का मान जो है वो हम प्रारंभिक परिस्थितियों से ज्ञात करते हैं। अब प्रारंभिक परिस्थितियां क्या है, प्रारंभिक परिस्थितियां हैं, इनिशियल कंडीशंस कौन सी है, प्रारंभिक परिस्थितियां क्या कौन कौन सी है, एक तो t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज है वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे।
ठीक है, t बराबर 0 और x बराबर 0, ये क्या है, प्रारंभिक परिस्थितियों के मान इस समीकरण में रख देंगे तो क्या आता है देखो, क्या आता है देखो, क्या है -ln a, x की वैल्यू क्या है 0 है, -0, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू क्या है 0 प्लस क्या है i, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, ये क्या हो गया -ln a, ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू क्या आया, तो i इज इक्वल टू क्या आया -ln a। अब ये जो i की वैल्यू आई है, ये हम क्या करेंगे, वापस इस समीकरण में रख देंगे, जो i की वैल्यू आई है वो हम वापस इस समीकरण में रख देंगे। तो देखो इस समीकरण में रखने पर क्या आता है, -ln a माइनस x इज इक्वल टू k इंटू टी, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है -ln a, तो क्या हो जाएगा -ln a, ठीक है। ये जो समीकरण आया है, लास्ट इक्वेशन कौन सी लगाई थी अपन ने, जो भी थी उसको ये नेक्स्ट इक्वेशन लगा देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को -1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, तो -1 से गुणा करने पर क्या आता है देखो, ये हो जाएगा ln a माइनस x, ये क्या हो जाएगा -kt, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस ln a, ठीक है। तो इसको भी, जो भी है इक्वेशन, इसको भी लगा लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसको, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू -kt प्लस ln a। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग में चेंज करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, ln को लॉग में चेंज करेंगे, तो क्या आता है देखिए, ln को log में चेंज करने पर log a माइनस एक्स इज इक्वल टू -kt अपॉन 2.303 प्लस क्या है log a, प्लस में क्या है log a। तो log में चेंज करने पर क्या आता है अपने पास, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू -kt अपॉन 2.303 प्लस log a, ठीक है। इसको भी एक इक्वेशन लगा लेंगे, जो भी अपने नेक्स्ट इक्वेशन होगी इसको लगा लेना इक्वेशन। अब ये जो समीकरण है, ये क्या है, y बराबर, ये क्या है mx प्लस c, प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। ये जो इक्वेशन है वो, ये क्या है, y बराबर mx प्लस c, प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो इसका ग्राफीय निरूपण करने पर क्या आता है देखिए, उस साइड बनाते हैं अपन ग्राफ, तो इसका ग्राफीय निरूपण करने पर, इस इक्वेशन का ग्राफीय निरूपण करने पर ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, तो log a माइनस एक्स और t के बीच में, log a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ बनाने पर क्या आता है, सरल रेखा का समीकरण है, तो सरल रेखा आएगी अपने पास, ठीक है। तो y एक्सिस पर log a माइनस एक्स और x एक्सिस पर क्या है t। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, log a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ बनाया है, और ग्राफ कैसा आता है, एक सरल रेखा आती है, ग्राफ, सॉरी
देखो ग्राफ क्या है, ढाल क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा, ग्राफ भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, आएगी सरल रेखा, पर ढाल क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब बताओ इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, इस ग्राफ का ढाल कह दो, स्लोप कह दो, क्या होगा इस ग्राफ का ढाल, माइनस, सिर्फ माइनस के, ये पूरा क्या होगा, इस ग्राफ का ढाल होगा। ठीक है, तो ढाल क्या आया, माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, क्या आया ढाल, 2.303, और इंटरसेप्ट सी क्या होगा, क्या होगा सी, जिसके बीच में ग्राफ बनाया है, मतलब ये टी के साथ में जो भी वैल्यू होगी गुणा में, वो तो क्या होता है, ढाल होता है। प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस भी दिया होता है कई बार, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो प्लस के साथ में जो भी वैल्यू जुड़ी हुई होती है वो क्या होता है, इसका इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड होता है। ठीक है, तो ये सी क्या है, देख ये एम क्या है, टी हो गया, ये x क्या हो गया, k हो गया, या फिर x को ले लिया t। ठीक है, m क्या हो गया, ये ढाल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, mx, m इंटू एक्स, और ये प्लस c का मतलब क्या है, ये जो प्लस के साथ में इसमें जो भी है वो क्या है, इसका अंतःखंड है। ठीक है, तो इस जो अपन ने ये इक्वेशन लिखी है इसका मतलब यही है, इसको हमने माना y। ठीक है, और यहाँ पे m क्या है, ये k अपॉन 2.303 m हो गया, और x क्या है, t। ठीक है, और ये log a क्या है, प्लस ये क्या है, c। ठीक है, प्लस log a क्या है, जो प्लस में जो ये c आया है वो है log a। ठीक है, तो ये है, तो इसका अंतःखंड, ये जो अंतःखंड होगा ये क्या होगा, log a के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, c, अंतःखंड c है, इंटरसेप्ट c है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट अपने इक्वेशन आई है इसको मैं वापस से लिख रही हूँ, लास्ट जो ये वाली इक्वेशन है इसी को मैं वापस से लिख रही हूँ। ठीक है, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेंगे, ये जो माइनस के अपॉन 2.303 है इसको इस साइड लेके आएंगे, और ये जो log a माइनस एक्स है उसको उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, ये इधर आया तो ये तो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, और ये प्लस का है तो उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो log a माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स। ठीक है, log a माइनस एक्स। ठीक है, अब और क्या करेंगे, अपन को निकालनी है k की वैल्यू, किसकी निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इधर रहने दो, बाकी t अपॉन 2.303 को उधर लेके जाओ, तो क्या आएगा, अपन को k चाहिए, रेट कांस्टेंट प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू चाहिए, तो k क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, t यहां गया तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये 2.303 है, वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आया 2.303 अपॉन टी। ठीक है, और क्या है इधर log a। अब देखो log a माइनस log a माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन a माइनस एक्स, पता है, देखो ये फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, log a अपॉन b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स।
ठीक है, तो ये क्या आ गई अपने पास, के की फॉर्मूला या के का फॉर्मूला। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है, तो के का वैल्यू क्या आई, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ये क्या है, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। जहां पर अब इक्वेशन में देखो, जब भी अपन को कोई फॉर्मूला दिया हुआ हो, एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो जो भी अपन फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा लिखना जरूरी है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर अपन को कोई फॉर्मूला पूछ ले तो अपन को ये सारी टर्म्स लिखनी जरूरी है। अगर टर्म्स नहीं लिखोगे, अब भले ही आप फॉर्मूला लिख के आएगो, पर आपको नंबर आधे मिलेंगे, 2 का 1 ही मिलेगा। तो जो भी अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स क्या है वो सारी लिखनी जरूरी है। ठीक है, वरना आपको आधे नंबर ही मिलेंगे, 2 का 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर वेग स्थिरांक। सारा साइड में लिख देना, उधर लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में के क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर वेग स्थिरांक। ठीक है, फिर टी क्या है, समय है। टी क्या है, यहाँ पे समय है, टाइम है जिस पर अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। टी क्या है, समय है जिस पर अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टाइम एट विच वी आर स्टडिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, ए क्या है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, फिर एक्स क्या है, उत्पाद की सांद्रता है। एक्स क्या है यहाँ पे, उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, ये हो गए सारे टर्म्स। अब a माइनस एक्स क्या है, समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता है। इस ये पूरा क्या है, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या है, समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता है। ठीक है, समय t पर क्रिया कारक की सांद्रता। तो ये क्या आया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का मान, और उसमें जो भी टर्म्स आई है वो k क्या है, रेट कांस्टेंट है, t समय जिस पर हम अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, a क्या है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है, x है उत्पाद की सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है, समय t पर क्रिया कारक a की सांद्रता। समय t पर क्रिया कारक a जो लिया था अपन ने उसकी सांद्रता। ठीक है, तो ये हो गई। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है अर्धआयुकाल, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फटाफट से टॉपिक कर लेते हैं, 8 मिनट बचे हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल, या फिर कल करें इसको, कर दें इसको आज, हो जाएगा टाइम, 8 मिनट बचे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल।
हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो तो सेम वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था कि टी हाफ पर अर्धायुकाल क्या है, टी हाफ है, ठीक है। तो टी हाफ पर क्रियाकारक ए की सांद्रता क्या होगी, टी हाफ पर क्रियाकारक ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, A/2 मोल पर लीटर, ठीक है। और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, टी हाफ पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, क्रियाकारक ए, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगी, आधी होगी। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए है, और तो टी हाफ पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगी, आधी होगी। तो A/2 एक्स की सांद्रता भी क्या है, A/2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो टी हाफ पर क्रियाकारक ए की सांद्रता क्या है, A/2 मोल पर लीटर, और एक्स की सांद्रता क्या है, उत्पाद की सांद्रता A/2 मोल पर लीटर, ठीक है। जो लास्ट इक्वेशन क्या आई थी अपने पास, K = 2.303 अपॉन टी log A/A-x, ठीक है। तो वैल्यूज रख देते हैं, K = 2.303, टी की वैल्यू क्या रखनी है, टी हाफ लेना है अपन को, तो ये हो जाएगा टी हाफ, फिर log ये A-x क्या हो जाएगा, A बाई, हाँ ये जो क्रियाकारक A की सांद्रता है, ये A-x जो है वो किसके बराबर है, A/2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम A-x क्या लेंगे, A/2, ठीक है। तो क्या आया, तो फिर ये A से A कट हो गया और ये क्या हो गया, log 2, ठीक है। तो K = 2.303 अपॉन टी हाफ log 2 की वैल्यू क्या होती है, हाँ 0.3010, तो K = क्या आया, K = 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, देखो K = 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ = क्या हो गया, टी हाफ हुआ 0.693 अपॉन K, तो ये क्या आ गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हो गया, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या हो गया, अर्ध आयुकाल हो गया, ठीक है। तो देखो टी हाफ पर क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, अतः A-x क्रियाकारक की सांद्रता A-x क्या हो जाएगा, A/2। तो A/2 की A-x की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, A/2 रख दी, तो उसको सॉल्व करने पर टी हाफ जो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। नेक्स्ट अपने आएगा कि अब देखो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्रियाकारक की सांद्रता एक अपन को इस फॉर्मूले में कहीं पे भी नहीं है, ए कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अर्ध आयुकाल है टी हाफ जो है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था कि टी हाफ तो जो था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या था, समानुपाती था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता ए पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि टी हाफ क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। नेक्स्ट अपने हैं एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, वो हम कल करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज कोई प्रॉब्लम हो आज के टॉपिक में,